एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूनिट 5 से रिलेटेड 3 पार्ट के में एमसीक्यूज हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम यूनिट 5 के बचे हुए एमसीक्यूज इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, रंगनाथन बुक नंबर फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन। रंगनाथन का पुस्तक संख्या सूत्र किस पर आधारित है? कटर सैनबर्न 3 फिगर ऑथर टेबल, बिस्को टाइम नंबर्स, राइडर्स 2 सिंबल बुक नंबर या मेरिल बुक नंबर? द करेक्ट आंसर इज बिस्को टाइम नंबर्स। क्वेश्चन 2, इन कॉलन क्लासिफिकेशन facet is the most elusive and difficult to identify. कॉलन वर्गीकरण में डैश पहलू सबसे मायावी और पहचानने में कठिन होता है? बेसिक, पर्सनालिटी, एनर्जी या मैटर? द करेक्ट आंसर इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी फेसेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फाइंड करने के लिए। पर्सनैलिटी इज अ फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी टू बी आइडेंटिफाइड। लाइक human personality, it is a complex entity and thus elusive. Ranganathan suggests that the method of residue, any entity which is not a manifestation of time, nor of space, nor of energy, nor of matter, should be a manifestation of personality. व्यक्तित्व एक ऐसी मूलभूत श्रेणी है जिसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। मानव व्यक्तित्व की तरह यह भी एक जटिल इकाई है और इसलिए मायावी है। रंगनाथन ने अवशेष की विधि का सुझाव दिया। कोई भी इकाई जो ना तो समय की अभिव्यक्ति है, न ही स्थान की, न ही ऊर्जा की और न ही पदार्थ की, उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होना चाहिए। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस? निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है? होल ऑर्गन प्रिंसिपल, लेटर इन टाइम प्रिंसिपल, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल या काउ कार्फ प्रिंसिपल? द करेक्ट आंसर इज बी, लेटर इन टाइम प्रिंसिपल। Question 4, which of the following canons of cataloging prescribes that the information found on the title and its overflow pages should be used for preparing the main entry? सूचीकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि शीर्षक और उसके अतिप्रवाह पृष्ठों पर पाई गई जानकारी का उपयोग मुख्य प्रविष्टियां तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए? कैनन ऑफ कंटेक्स्ट, कैनन ऑफ प्रिपोर्टेंस, कैनन ऑफ असर्टेनिबिलिटी या कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स? द करेक्ट आंसर इज सी, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन 5, द टर्म कैनन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कैनन शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एस आर रंगनाथन, एच ई ब्लिस, डब्ल्यू सी बी शेयर्स या ई सी रिचर्डसन? द करेक्ट आंसर इज सी, डब्ल्यू सी बी शेयर्स। Question 6, which of the following canon implies according to Ranganathan that each class number should represent one and only one subject or isolate idea? रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह तात्पर्य देता है कि प्रत्येक वर्ग संख्या को केवल एक ही विषय या पृथक विचार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? कैनन ऑफ निमोनिक्स, कैनन ऑफ हायरार्की, कैनन ऑफ होमोनिम्स या कैनन ऑफ रिलेटिबिलिटी? द करेक्ट आंसर इज सी, कैनन ऑफ होमोनिम्स। क्वेश्चन 7, हु इन्वेंटेड द रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन? रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार किसने किया? एस आर रंगनाथन, डब्ल्यू सी बी शेयर्स, ई जे कोट्स या मेलविल डीवे? द करेक्ट आंसर इज सी, ई जे कोट्स। क्वेश्चन 8, व्हाट इज कोबोट? कोबोट क्या है? इंटरलाइब्रेरी लोन प्रोग्राम, enhances the effective management of bond digital documents, metadata publishing tool या document delivery service? The correct answer is metadata publishing tool. Question 9, BibFrame was developed by whom? BibFrame किसके द्वारा विकसित किया गया था? OCLC, Library of Congress, IFLA या SILIP? The correct answer is B, Library of Congress.
बिब फ्रेम, जिसे हम बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क कहते हैं, इज अ डाटा मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन. BibFrame is designed to replace the MARC standards and to use linked data principles to make bibliographic data more useful both within and outside the library community. The Library of Congress released version 1.0 of BibFrame in 2012 and version 2.0 in 2016. BibFrame ग्रंथ सूची रूपरेखा ग्रंथ सूची विवरण के लिए एक डेटा मॉडल है. BibFrame को मार्क मानकों को बदलने और ग्रंथ सूची डेटा को पुस्तकालय समुदाय के भीतर और बाहर दोनों जगह अधिक उपयोगी बनाने के लिए लिंक्ड डेटा सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 2012 में BibFrame का संस्करण 1.0 और 2016 में संस्करण 2.0 जारी किया. Question 10. Which among the following is the new core class in BibFrame 2.0? निम्नलिखित में से कौन सा BibFrame 2.0 में नया कोर क्लास है? वर्क, इंस्टेंस, आइटम या एजेंट्स? The correct answer is C. Item. In BibFrame model 1.0 there were four core classes entities: work, instance, authority and annotation. अगर BibFrame मॉडल 1.0 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये चार मेन एंटिटीज याद करनी है: वर्क, इंस्टेंस, अथॉरिटी एंड एनोटेशन. However, in BibFrame 2.0 core classes, authority and annotation were removed and a new core class item is added. BibFrame मॉडल 1.0 में चार कोर क्लासेस एंटिटीज थे: वर्क, इंस्टेंस, अथॉरिटी एंड एनोटेशन. हालांकि BibFrame 2.0 में कोर क्लासेस अथॉरिटी और एनोटेशन को हटा दिया गया और एक नया कोर क्लास आइटम जोड़ा गया. Question 11. One place theory in classification was advocated by whom? वर्गीकरण में एक स्थान सिद्धांत का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? H.E. Bliss, S.R. Ranganathan, E.W. Hulme या J.D. Brown? The correct answer is D. J.D. Brown. James Duff Brown advocated the one-place theory in classification. Brown was a British librarian, educationalist, information theorist, and music biographer. He is also known for his work on the subject classification scheme, which was first published in 1906. The one-place theory states that each subject should have a single place in a classification scheme, regardless of its various aspects and manifestations. This is an alternative to dividing subjects by discipline. जेम्स डफ ब्राउन ने वर्गीकरण में वन प्लेस थ्योरी की वकालत की. ब्राउन एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन, शिक्षाविद, सूचना सिद्धांतकार और संगीत जीवनीकार थे. उन्हें विषय वर्गीकरण योजना पर उनके काम के लिए भी जाना जाता है, जिसे पहली बार 1906 में प्रकाशित किया गया था. वन प्लेस थ्योरी कहती है कि प्रत्येक विषय को वर्गीकरण योजना में एक ही स्थान मिलना चाहिए, चाहे उसके विभिन्न पहलू और अभिव्यक्तियां कुछ भी हों. यह विषयों को अनुशासन के आधार पर विभाजित करने का एक विकल्प है. क्वेश्चन 12. व्हाट इज लाइब्रेरी थिंग? लाइब्रेरी थिंग क्या है? ऑनलाइन लाइब्रेरी एजुकेशन, बिब्लियोग्राफी ऑफ कंप्यूटर साइंस, फ्री बुक्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस. द करेक्ट आंसर इज डी. ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस. तो लाइब्रेरी थिंग क्या है? ये एक ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस है. क्वेश्चन 13. इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि IFIP इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ. अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रसंस्करण महासंघ की स्थापना किसके तत्वाधान में की गई है? इफ्ला, SLA, यूनेस्को या ALA? द करेक्ट आंसर इज C. यूनेस्को. IFIP was founded in 1960 with the support of UNESCO, aiming to promote information science and technology through international cooperation. IFIP की स्थापना 1960 में यूनेस्को के सहयोग से की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था. Question 14. In precise, F and G in secondary operators represents
प्रिसाइज में द्वितीयक ऑपरेटरों में एफ और जी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कोऑर्डिनेट कंसेप्ट्स, स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन, एक्स्ट्रा कोर कंसेप्ट्स या कोर कंसेप्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ए, कोऑर्डिनेट कंसेप्ट्स. Question 15. The problem of homonyms can be solved by. समानार्थी शब्दों की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, कैनन ऑफ प्रिपोटेंस, कैनन ऑफ परमानेंस के द्वारा या कैनन ऑफ कंटेक्स्ट के द्वारा? द करेक्ट आंसर इज ए, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन यानी व्यक्तिकरण का सिद्धांत के द्वारा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. इन सभी पार्ट्स अभी तक के हमने 5 यूनिट्स कवर कर लिए हैं और सबके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं या हमारी प्लेलिस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं वीडियोस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.